हेलो स्टूडेंट्स, चलिए चालू करते हैं आज की क्लास। जय जवान जय किसान जय विज्ञान के नारे के साथ। लास्ट क्लास जो अपन ने ली थी उसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था वीड्स के नेचर के बारे में, वीड्स की जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो स्पेशली हमने जो वीड्स के बारे में इतने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हैं उन्हें यूटिलाइज करने का तरीका हमारे पास में आ चुका है कि उन्हें किस तरीके से हमें बेनिफिशियली यूज करने हैं या हमारे लॉसेस के अकॉर्डिंग हमारे उसको कैसे रिमूव करना है। आज जो मेथड अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा वीड कंट्रोल। जितनी भी वीड्स हैं उसका नेचर अगर अपन सब समझ चुके हैं तो आज का जो टॉपिक पूरा हमारा बेस है वो है वीड्स को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। भाई हमने बेनिफिट पढ़े थे 5 या 6 थे, लेकिन जो लॉसेस थे वो लगभग 10 से 12 पढ़े थे। इट मींस लॉस ज्यादा है। अगर कोई चीज ऐसी है जो नुकसान ज्यादा कर रही है और फायदा कम कर रही है तो हमें उसे क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। और इसी रिमूव को करने के लिए हमें पहले उसके कुछ बारे में जानकारी होना जरूरी है, उसके नेचर को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो आज का जो टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले वो अपन देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ वीड कंट्रोल से है। प्रिंसिपल इन द सेंस भाई किसी चीज को अगर अपन परफेक्टली रिमूव करना चाहते हैं ना तो उसके पहले कुछ नियम बना लेते हैं कैसे उसको कंप्लीटली क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। तो चलिए फिर चालू करते हैं। देखिए सबसे पहले अपने को क्या करना चाहिए, नेचर ऑफ वीड की पहचान कर लेनी चाहिए। प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपको वीड के बारे में नेचर पूरा पता है कि बाइनियल वीड है, परनियल वीड है या किस क्रॉप के साथ उगती है या किस सीजन में उगती है तो उसे रिमूव करना बहुत इजी होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। कोई वीड है जो वाटर लॉगिंग एरिया में उगती है, जहां अपन ने पढ़ा था ना एक टाइप की पानी बहुत ज्यादा मिले उसे तो ही जर्मिनेट होती है। तो ऐसी जगह पर अपन उसके बारे में क्या कर सकते हैं, अगर अपने को उसका नेचर का पता लग गया कि ये वाटर लॉगिंग एरिया में ही काम करती है तो अपन क्या कर सकते हैं, वहां पे प्रॉपर वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं और पानी की क्वांटिटी को क्या करते हैं, कम कर दें। तो वहां पे अपन क्या कर सकते हैं, उस वीड को उगने से रोक सकते हैं। तो इस तरीके से अपन नेचर अगर अपने को पता हो तो प्लांट की लाइफ उसको समझना बड़ा इजी है, तो अपन उसे रिमूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल से मतलब है कब उसमें जर्मिनेशन होता है, कब उसमें फ्लावरिंग होती है, कब उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, कब उसमें वीड्स, कब उसमें फ्रूट बन जाता है, कब उसमें सीड बन जाते हैं। इस साइकिल को अगर अपन एक बार वीड के समझ लें कि भाई ये बरसात के मौसम में लगता है, रेनी सीजन में लगता है, ठीक है, और मार्च फरवरी तक जाकर के पक जाता है या दिसंबर तक पक जाता है। अगर अपने को ये सारी इंफॉर्मेशन हो तो अपन उस जगह अपन उसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे उसके वीड्स को अपन उसके सीड्स को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। भाई उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के बारे में पता लग गया मुझे कि ये जाकर के फेब में जाकर के फ्रूट देता है, तो मुझे इसको दिसंबर या जनवरी तक क्या कर देना चाहिए, सारा रिमूव कर देना चाहिए, उसके पत्ते वगैरह सारे काट देने चाहिए। या मुझे ये पता हो कि इस क्रॉप के साथ मुझे इसकी लाइफ साइकिल है कि मेरे गेहूं के अंदर ही क्या करता है प्लांट, ये वीड है जो जर्मिनेट होता है, तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइफ साइकिल एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है। आप उसकी लाइफ साइकिल को समझ लीजिए कि कब सीड उगते हैं, कब उसको पूरा ग्रोथ होती है। तो अगर इस एज के पूरे साइकिल को अगर आपने आप समझ लिया तो उसे मारना बड़ा आसान है कि कब जर्मिनेट होगा, तो उससे पहले उसको क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट है डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स। अपने को सीड्स की डॉर्मेंसी के बारे में पता होना चाहिए। डॉर्मेंसी किस चीज को बोलते हैं, एक सीड कब तक मैच्योर रहता है, कब तक जिंदा रहता है, कब तक उसकी लाइबिलिटी है कि कब तक वो जर्मिनेट हो सकता है। अगर अपने को ये पता है तो वीड्स को रिमूव करना बहुत इजी है। भाई अगर उस टाइम के उस डॉर्मेंसी पीरियड के दौरान अगर उसे प्रॉपर अमाउंट में पानी मॉइस्चर वगैरह ना मिले तो वो इजीली अपने आप क्या हो जाएंगे, सस्पेंडेड हो जाएंगे, वो सीड अपने आप खराब हो जाएंगे और फिर वो उगेंगे भी नहीं। तो इस तरीके से अगर अपने एक वीड के प्लांट की डॉर्मेंसी एज का पता करते हैं, भाई 8 महीने हैं, 10 महीने या 2 साल तक कब तक जिंदा रह सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो उसके उगने वाली एज के बारे में। और अगर ये एज अपने को पता है तो उसे रिमूव करना आसान है। तो ये बड़ा प्यारा सा सिस्टम है, इसे हटाना इतना मुश्किल नहीं है, इसे हटाना इतना मुश्किल नहीं है। एक है सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ वीड्स। सस्पेक्टेबिलिटी इन द सेंस है कि आप वीड की जो पहचान है, जो उसका एटमॉस्फेयर है, उसके आप नॉलेज ले लें। ठीक है, उसके अगर आप क्या कर लें, नॉलेज ले लें कि अपने को पता है कि ये वीड गेहूं के साथ ही उगता है या ये बाजरे की क्रॉप के साथ उगता है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, थोड़ा आगे पीछे उगा करके क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ये बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि उसकी जो उसके बारे में पूरी जानकारी ले लो कि ये सिर्फ गेहूं के साथ उगता है, तो अपन अगर गेहूं ना लगाएं तो वो वीड क्या नहीं होगा, इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा, उसको डायग्नोस करना बहुत आसान होगा
उसकी लीव्स की शेप के अकॉर्डिंग, तो उसे क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। तो ये 4 मेथड बहुत इजी निकले। पहला उसके नेचर के बारे में जान लें, लाइफ साइकिल समझ लें, लाइफ की एज कितनी है वो पता कर लें, और फिर सस्पेक्टेबिलिटी पता कर लेंगे किस क्रॉप के साथ उगता है, तो उसे रिमूव करना आसान होगा। लास्ट मेथड इज प्रोपगेशन मेथड। अगर आपको ये पता है कि कोई वीड है जो प्रोपगेशन करके उग जाती है, जंगली चौलाई है, बथुआ वगैरह है, तो आप क्या कर सकते हो, उन्हें आप उखाड़ करके पूरा उन्हें क्या करो, जैसे मान लीजिए एक प्लांट कोई वीड है अपना, ठीक है, आपने इसको क्या किया, रिमूव कर दिया, जमीन से निकाल करके बाहर रख दिया, तो अपने को पता लगेगा थोड़े से दिन में ये क्या हो गया है, ये इसके जो ये वेजिटेटिव पार्ट है, कौन से वाले पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट, जो अपन ने कल लास्ट वीडियो में देखे थे ना, उस पार्ट्स के बारे में अगर बात करें, उनसे ग्रोथ कर जाता है। तो अपने को क्या करना होगा, इसको उखाड़ करके फील्ड से बाहर डालना होगा, पहला काम। दूसरा चीज, इसको फिर सुखाना होगा, ड्राई कर दो बिल्कुल, ठीक है, ड्राई करने के बाद फिर ये जर्मिनेट नहीं होगा। तो इस तरीके से अपन प्रोपोगेशन मेथड इनको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। वो वीड्स जो सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ के थ्रू रिप्रोडक्शन करती है, ठीक है, जिसके सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट यानी कि फ्लावर, बड, बल्ब, ये राइजोम ये लगते हैं, अगर इनको सुखा दिया जाए और उनमें से लिविंग सेल्स सारी डिस्ट्रॉय कर दी जाए, तो इनका उगना मुश्किल है। तो एक सूखी लकड़ी को उगाना जितना मुश्किल है, वैसे इनके साथ हो जाएगा। तो कुछ वीड्स ऐसी हैं जो सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट के साथ ग्रोथ करती है, उनमें सीड नहीं बनते। तो ऐसी वीड को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है प्रोपोगेशन मेथड के थ्रू। उन्हें हम क्या कर दें, पूरा उखाड़ करके फेंक दें, और पूरा उखाड़ के फेंकने के बाद हम देख लेंगे कि ये तो सूख चुका है, सूखने के बाद में फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये 5 इजी मेथड हमने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पढ़ लिए कि अगर ये 5 चीजों की आपको पूरी नॉलेज है, उसकी नेचर के बारे में, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में, सिर्फ डोरमेंसी के बारे में, सस्पेक्टेबिलिटी के बारे में और प्रोपोगेशन के बारे में, अगर ये 5 मेथड आपको पता है ना, तो फिर आपका काम हो गया। फिर आप कर सकते हो क्या, उसको इजीली रिमूव, फिर उसको डिस्ट्रॉय करना बड़ा इजी है अपने लिए। उसके सारे मेथड अपन क्या कर सकते हैं, उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जनरल प्रिंसिपल थी। इन प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए अपन ने कुछ मेथड डिसाइड कर लिए हैं, जिससे वीड्स को क्या किया जा सकता है, इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। भाई ये 5 मेथड पता कर लिए, ठीक है भाई। जैसे अपने को एक इंग्लिश में या हिंदी में अपने एप्लीकेशन लिखते हैं, तो अपने को एक पूरा उसका जो फॉर्मेट पता होता है कि ऊपर टू लिखते हैं, फिर नीचे टू द प्रिंसिपल वाला जो कॉलम आ जाता है, फिर एड्रेस आ जाता है, ठीक है, जिस ऑफिस वगैरह में बैठते हैं, फिर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा जाता है, फिर आप सब्जेक्ट लिखते हो, तो आपको एक फॉर्मेट पता होता है। फिर आप एप्लीकेशन की किसी भी मोड पे लिख सकते हो, चाहे वो आपको छुट्टी पे लिखवानी हो, चाहे आपको प्रिंसिपल को किसी और शिकायत लिखनी हो, तो वो सारे उसके फॉर्मेट में काम करते हैं। बिल्कुल वैसे ही ये प्रिंसिपल है, ये एक अपने लिए एक तरीके से फॉर्मूले हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, जो हमारे सूत्र होते हैं, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूलों को अपन ध्यान रखेंगे और इनसे कंट्रोल करेंगे सारी वीड्स। मेथड कोई भी लगा सकते हैं, मेथड मेरे पास बहुत सारे हैं जिसको वीड्स को अपन कर सकते हैं कंट्रोल। आपके पास आपके दिमाग में चल रहे होंगे 2 बड़े मेथड, एक तो पकड़ो, उखाड़ो और फेंक दो, और दूसरा वीडिसाइड, केमिकल डालो और खत्म कर दो। लेकिन उसके अलावा भी मेरे पास बहुत अच्छे वाले मेथड्स हैं, जिसे आप वीड्स हो सकता है उगे ही ना, ठीक है, वो भी काम कर सकते हैं, और कंट्रोल करने के भी बहुत अच्छे और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके हैं, जो अपन इसी वीडियो में सीखेंगे। चलिए चालू करते हैं पहले मेथड से। अपन पहला मेथड देखेंगे, जिसमें अगर अपन एग्रोनॉमिकल जो मेथड है उनको इंप्रूव कर ले। एग्रोनॉमिकल मेथड का मतलब मेरा यहाँ से है, जो हम खेती बाड़ी करने के जो तरीके, हमारे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के जो मेथड्स है, उन्हें अगर हम क्या कर ले, इंप्रूव कर ले। इंप्रूव इन द सेंस है हमारे यहाँ पे, इंप्रूव से हमारा पूरा उद्देश्य ये रहेगा कि जो अभी मेथड में काम ले रहा हूं, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ ऐसी कमियां हैं जो वीड्स को उगने के लिए बढ़ावा देती हैं। भाई वो उनके लिए एक बोलते हैं ना, पल्फी एटमॉस्फेयर क्रिएट करके देती हैं, कि उनके लिए आप प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर अवेलेबल करवा देते हो, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करवा के देते हो, फिर क्यों नहीं उगेगा। भाई आपको घर पे बैठे अभी जैसे सुकून के पल चल रहे हैं ना, आपके बढ़िया बेड मिल रखा है, 4-5 टाइम खाना मिल रहा है, पानी मिल जाता है, ठीक है, एसी और कूलर चल रहे हैं, तो ये एटमॉस्फेयर आपको फैलाने वाला काम है, आलसी बनाने वाला काम है। आपको ज्यादा हार्डवर्क करना ही है ग्रोथ के लिए। ऐसा इनके साथ भी है, इस चीज ये इतना अच्छा सुटेबल एटमॉस्फेयर मिले ना, तो मैं भी बहुत बढ़िया सुकून से जी सकता हूँ, ठीक है, कोई भी एनिमल। लेकिन जब एक एनिमल को, एक प्लांट को, एक लिविंग बीइंग को अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है, ठीक है, तो उसका रियल स्ट्रगल चालू हो जाता है, और ये रियल स्ट्रगल उसे नेचर के एक कंपटीशन में लाके खड़ा कर देता है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाला रूल लागू हो जाता है।
कि जो फिट रहेगा तो हिट रहेगा, अदरवाइज उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसी प्रिंसिपल को मान में रखते हुए मैंने ये मेथड यूज कर लिए हैं, एग्रोनॉमिकल मेथड। मैं अपने एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस हैं उनमें कुछ ऐसा चेंज लेके आना चाहता हूं जिससे कि उन वीड्स को कंपटीशन करना पड़े, उन वीड्स को वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, और जब वो कंफर्ट जोन छोड़ेंगे तो कंपटीशन में आ जाएंगे, कंपटीशन में आएंगे तो या तो सरवाइव करेंगे, और अगर सरवाइव नहीं कर पाए तो बिल्कुल एकदम क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। चलिए सीखते हैं फिर कौन से मेथड ऐसे हैं जो मैं मुझे और सभी फार्मर्स को और आपको भी क्या करने होंगे, अपनी खेती करने के तरीकों में बदलाव करने पड़ेंगे, जिससे कि अपन वीड्स को क्या कर सके, इजीली कंट्रोल कर सके। अगर कंट्रोल कर लेंगे तो फिर टर्मिनेट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए आइए सीखते हैं। द फर्स्ट मेथड इज रेशियल सुटेबिलिटी। देखिए उसके जो कुल को जो सुटेबल एटमॉस्फेयर आप क्रिएट करके देते हैं, भाई ये क्रॉप को क्या चाहिए होता है, बढ़िया उसकी पड़ोसी चाहिए, ठीक है, पानी चाहिए, ठीक है। अगर आप वो चीज समझ गए हैं उसके लाइफ साइकिल के थ्रू, ठीक है, उसके लाइफ साइकिल के थ्रू और नेचर के थ्रू अगर आप समझते हैं तो आप उसे इजीली टर्मिनेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ प्लांट स्पेसिफिक होते हैं वाटर लॉगिंग एरिया में, या फिर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो डेजर्ट एरिया में लगते हैं, ठीक है। कोई वीड है जो डेजर्ट एरिया में होती है, अगर वहां प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर अवेलेबल करवा दी जाए तो वो सीड दोबारा नहीं उगेंगे। या कोई वाटर लॉगिंग एरिया, पानी भरा हुआ रहता है ना, अगर वहां पे पानी भरा रहता है तो अगर ऐसे एरिया से अपन वाटर को टर्मिनेट कर दें, रिमूव कर दें, तो आप उस चीज को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो ये रेशियल मेथड आ गया हमारा, रेशियल सुटेबिलिटी मेथड आ गया। इसमें आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो वीड्स को कौन से मेथड्स के थ्रू, उसकी पूरी रेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर के, कि अगर वाटर लॉगिंग एरिया में उगता है तो हटा दो वाटर, तो अपना आप क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा है डेट और रेट ऑफ प्लांटिंग, या इसे सोइंग भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, अगर अपन मान लीजिए कोई फील्ड है, ठीक है, यहां पे एक प्लांट यहां लगा, एक प्लांट यहां लगा, एक प्लांट यहां लगा, ठीक है, दिस इज द प्लांटिंग मेथड। ठीक है, अगर प्लांटिंग मेथड हमारा ऐसा है, ठीक है, कि जिसमें क्या हो रहा है, एक प्लांट यहां लग रहा है, एक प्लांट यहां लग रहा है, एक प्लांट यहां लग रहा है, तो अगर ये बीच का स्पेस, इनफ स्पेस आप फ्री छोड़ रहे हो, ठीक है, बीच का जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा खाली छोड़ रहे हो, तो खाली मकान में तो कोई ना कोई तो रहेगा, या तो आपकी क्रॉप रहे, नहीं वीड रहेंगे। ठीक है भाई, अपन सोते बिस्तर में, तो अगर बीच में कोई जगह बच जाती है तो अपना कसिन वसिन कोई भी आके एडजस्ट हो ही जाता है ना, वैसा ही सीन है यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलती है, जैसे थोड़ी सी जगह मिली, अपन ट्रेन में ट्रेवल करते हैं ना, तो बोलते हैं ना भाई साहब थोड़ा सरक के बैठ लो, थोड़ी सी जगह तो है, थोड़ी देर बाद में आप अनकंफर्टेबल हो जाता हो, वो बहुत कंफर्टेबली बैठ जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही वीड्स क्या करती है, थोड़ी सी जगह मिलने में क्या हो जाती है, जर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, और फिर ये क्या हो जाती है, खुद तो कंफर्टेबल हो जाती है और प्लांट्स को क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय करती है। तो अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आप सीड रेट ले रहे हो, सीड रेट का मतलब है पर हेक्टेयर लगाए जाने वाले नंबर ऑफ सीड, पर हेक्टेयर में लगाए जाने वाले नंबर ऑफ सीड्स अगर आप प्रॉपर कर लो, आप प्रॉपर कर लो, तो इनके बीच में क्या नहीं होगा, इनफ स्पेस अवेलेबल नहीं होगा, और जो वीड्स उगेंगी वो नहीं उग पाएंगी। आपको डेट का भी ध्यान रखना है, आपको आगे पीछे करके अगर आप क्या कर सकते हो, जर्मिनेशन ध्यान रखते हो, उनकी लाइफ साइकिल का आपको पता है, तो आप अपनी क्रॉप को क्या कर लो, थोड़ा सा पहले उगा लो, कुछ दिन पहले, थोड़ा सा पहले उगा लेने से क्या होगा, आपके जो सीड हैं, कौन से वाले, मेन क्रॉप के, वो तो जर्मिनेट हो जाएंगे, लेकिन वीड के सीड क्या नहीं हो पाएंगे, जर्मिनेट नहीं होंगे, तब तक आपकी क्रॉप क्या हो जाएगी, कंपटीशन से बहुत आगे निकल जाएगी, और आपका जो सर्वाइवल वाला जो नियम था वो इसके ऊपर तो लागू नहीं होगा, वीड के ऊपर लागू होगा, फिर तो आपकी क्रॉप क्या हो जाएगी, प्रोटेक्टेड हो जाएगी, फिर उसे डिस्ट्रॉय करने वाला कोई नहीं होगा। इस तरीके से आप अपनी मेन क्रॉप को क्या कर सकते हो, बचा सकते हो। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी मेन क्रॉप को बचा सकते हैं, किससे, कंपटीशन से। तो आपको ध्यान क्या रखना है, नंबर ऑफ सीड्स की जो रेट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। खाली स्पेस होगा तो वीड उगेगी, आपको प्रॉपर अमाउंट लेने हैं सीड के पर हेक्टेयर के हिसाब से, कोई खाली स्पेस नहीं होना चाहिए, पूरा खेत क्या करना चाहिए, आपको सोइंग के लिए तैयार करना चाहिए, बिल्कुल खाली जगह नहीं छोड़नी चाहिए। उससे आप मेंटेन कर सकते हो किस चीज को, प्लांटेशन को। अगर आप प्लांटेशन आपका कंट्रोल में, तो आप वीड को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। और टाइमिंग का मैंने आपको लॉजिक बता दिया, आप क्या कर सकते हो, अपनी मेन क्रॉप को थोड़ा सा पहले उगा लो, तो वीड्स का जो उगने का टाइम है तब तक आएगा, तब तक आपकी क्रॉप बड़ी हो चुकी होगी, और वीड्स जर्मिनेट नहीं होंगे ना, तो कंपटीशन से पिछड़ जाएंगे और फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया है, इन दो तरीकों से मैंने आपको बस सिर्फ इतना सा बताया कि आपने जो एग्रीकल्चर के तरीके थे ना, एग्रोनॉमिकल मेथड हमारे यहाँ है, का मतलब है प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर। आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी जो खेती बाड़ी करने के जो तरीके हैं, हमारी जो
उगाने का जो मेथड है बस उसमें थोड़ा सा चेंज लेके आना है, बहुत बड़ा चेंज भी नहीं, थोड़ा सा चेंज है, और उससे अपन क्या कर चुके हैं, इससे अपन ने क्या कर लिया, इंप्रूवमेंट कर लिया। तो ये मेरा मेथड आ गया कौन से वाला, सोइंग वाला, कि सीड रेट मैंने चेंज की तो मेरी क्रॉप इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट है ग्रेजिंग। देखिए ग्रेजिंग एक मेथड है जिसमें अपन क्या करते हैं, कैटल्स होती है हमारे, गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट वगैरह है, इन्हें हम क्या करते हैं फील्ड में चराने भेजते हैं। तो वो चराते हैं तो वो क्या करती है, वीड्स को खा लेती है। मैंने बताया था आपको कल लास्ट जो क्लास थी अपनी उसमें कि अपन जो ग्रेजिंग का जो मेथड है उसमें क्या करते हैं, शिप है, कैमल है, ये क्या करता है अपनी जो स्पाइक वाली जो वीड्स होती है ना उन्हें भी बहुत इजीली खा लेती है। अगर किसी ओपन फील्ड में कंटिन्यूअसली वीड्स को क्या करवाया जाए, ग्रेजिंग करवाते रहे, तो उनमें क्या नहीं बन पाएंगे, फ्लावर नहीं बन पाएंगे, ना ही उनमें फ्रूट बनेगा। अगर ये नहीं होंगे तो उनके अंदर क्या नहीं बन पाएंगे, सीड नहीं बन पाएंगे, और सीड ही नहीं बनेंगे तो नेक्स्ट जो ईयर आएगा, नेक्स्ट जो सेशन आएगा उस टाइम उनके पास उगाने के लिए कुछ नहीं होगा। तो 1 या 2 साल में उस फील्ड पर्टिकुलर एरिया में क्या होती है, ग्रेजिंग कंट्रोल हो सकती है। जैसे एग्जांपल देता हूं, हमारे यहाँ के आसपास के एरिया में एक भाखड़ी, एक कांटा वाली एक वीड आती है, ठीक है, कांटे लगते हैं जिसमें, तो वो बहुत होती थी, तो परेशानी भी थी, कांटे लगते थे सबके। फिर 1 साल क्या वो बहुत अच्छे से जर्मिनेट हुई, बारिश आती, और फिर एक बड़ा भेड़ों का ग्रुप आया है एक बार कोई लेकर के गडरिया, ठीक है, चराने के लिए। तो वो उस टाइम फ्लावर आ गए थे उनमें, लेकिन सीड नहीं बने थे। फ्लावर तो आ गए थे लेकिन सीड नहीं बने थे, और उन भेड़ों ने उनको क्या कर दिया, बिल्कुल अच्छे से खा करके खत्म कर दिया। ठीक, अब दोबारा उनमें फ्लावर आएंगे नहीं। तो हमने ये देखा कि नेक्स्ट ईयर उगने वाले जो वीड्स थे उनका नंबर अपना आप क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्यों हुआ, आपको कारण समझ में आ गया होगा कि भेड़ों ने क्या कर दिया, गैसिंग के थ्रू क्या कर दिया, उस फील्ड को एक बार में ही क्लीन कर दिया। तो फ्लावर नहीं आया, फ्लावर नहीं आया तो क्या नहीं आएंगे, फ्रूट नहीं आएंगे, और फ्रूट नहीं आएंगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए सीड नहीं बनेंगे, और सीड नहीं मिले तो नेक्स्ट ईयर उगेगा कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से अपन ग्रेजिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन आप बहुत अच्छे से परिचित हैं इस वर्ड से, ठीक है। क्रॉप रोटेशन का मतलब है एक फील्ड पे, सेम फील्ड पे हर साल अलग अलग फसलें उगाना, क्रॉप को रोटेट करना, घुमाना। जैसे मान लीजिए रबी का सीजन है, अगर आपने गेहूं लगाए हैं, नेक्स्ट रबी के सीजन में आप उसकी गेहूं ना लगा करके आप क्या लगा लें, चना लगा लें, ग्राम के वो कर लें सॉइल। ये मेथड हो गया क्रॉप रोटेशन। इससे क्या होगा, आपको फायदा क्या है, इससे मैं बताता हूँ। 2 बड़े मेजर अपने को फायदे पढ़ चुके होंगे अब तक, कि एक तो हमारी जो सोइल के न्यूट्रिएंट्स है उनका अमाउंट बहुत अच्छे से बैलेंस रहेगा, ठीक है, उससे आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। एक फायदा ये मिलेगा, मान लीजिए कोई स्पेसिफिक वीड है जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्रॉप के साथ लगती है, जैसे मस्टर्ड क्रॉप के साथ लगती है, ठीक है, आप हर साल फील्ड में क्या उगा रहे हैं, मस्टर्ड ही उगा रहे हैं, तो होगा क्या, उसको अपना होस्ट हर साल मिलता रहेगा। भाई वो वीड उसी के ऊपर क्या कर रही है, जर्मिनेट हो रही है, साथ ही साथ उसको न्यूट्रिशन वहीं से मिल रहा है। तो आपका लॉस ये हो जाएगा कि उसको हर बार एटमोस्फेयर दे रहे हो आप, उसको आप हर साल होटल का कमरा अवेलेबल करवा रहे हो, कमरे में रहने के लिए बेड है तो आराम से जिंदगी निकल रही है। लेकिन अगर सोचिए किसी को 1 साल तो बढ़िया रूम मिल रहा है, अगले साल फिर मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसे में उसके उगने के चांसेस क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट ईयर हो जाएंगे 0। और 1 साल यानी कि 2 साल का गैप लग गया, तब तक तो वो वीड के सीड क्या हो चुके होंगे, डॉर्मेंसी पे एज भी क्लियर करके खत्म हो चुके होंगे, और फिर वो उगेंगे भी नहीं। तो इस तरीके से आप अगर क्रॉप रोटेट करते रहे कि 1 साल आप कोई दूसरी क्रॉप लगाएं और नेक्स्ट ईयर दूसरी, ए और बी, और फिर चाहे आप दोबारा क्या कर सकते हैं, ए लगा सकते हैं। तो ये क्रॉप क्या होती रहेगी, आपकी रोटेट होती रहेगी। इससे क्या होगा, तो जो ये वाला टाइम मिलेगा ना, स्पेस जो मिलेगा, इसके अंदर आपकी जो क्या होंगी, वीड्स क्या कर सकते हैं अपन, इजीली रिमूव हो जाएंगे। क्रॉप रोटेशन बेनिफिशियल हो गया है किस चीज को, वीड को कंट्रोल करने में। अगला है सॉइल वाटर रिलेशन। देखिए हमेशा एक फील्ड की क्या होती है, वाटर डिमांड होती है, पानी की एक निश्चित आवश्यकता होती है हर क्रॉप को, एक क्रॉप की वाटर डिमांड होती है, ठीक है। अगर वो उस अमाउंट में उसे पानी मिलता रहे तो वो कभी भी खराब नहीं होगी, तो वो कभी भी खराब नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसको इनफ अमाउंट से ज्यादा वाटर अवेलेबल करवा रहे हैं तो उस क्रॉप के कोई काम का भी नहीं है, वो एवपोरेट होगा या फिर वो किसी और के तो काम आना ही चाहिए, ठीक है। और उस वाटर को क्या करते हैं, दूसरी क्रॉप काम में लेती है, कौन सी वाली, वीड्स वाली। मान लीजिए मेरा कोई स्पेसिफिक फील्ड है, ठीक है, कई बार अपन स्प्रिंकलर सिस्टम लगाते हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ मेन एरिया में क्रॉप कर रखी है, और मैंने ये साइडों में वाली जो जगह है बॉर्डर वाली, इसको मैंने अपने ट्रैक्टर के लिए या आने जाने के लिए छोड़ रखा है, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा क्या, अगर मेरा जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, मुझे पानी कहां तक पहुंचाना चाहिए, सिर्फ इस फील्ड में पहुंचाना चाहिए,
ठीक है, मेरा ये वाला जो फील्ड है इस एरिया में मुझे पानी देना है। लेकिन स्प्रिंकलर से क्या होता है, अक्सर हम देखते हैं यहाँ तक पानी पहुंचता है, हमारा ये फील्ड है ना, ये एरिया भी। तो इसका मतलब इस जगह आपने क्या अवेलेबल करवा दिया है, वाटर की क्वांटिटी अवेलेबल करवा दी है, और ये पानी फ्री है, तो या तो इवेपोरेट होगा वरना वीड्स को मिलेगा, और वीड्स को मिलेगा तो वीड्स क्या हो जाएगी, ग्रो कर लेंगे, अच्छे से ग्रोथ करके वो क्या करेंगे, अपने यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स को इंक्रीज कर लेंगे। और उससे हमारे जो नेक्स्ट सेशन आने वाला है उसके लिए हमें एक बड़ा ड्रॉबैक मिलेगा। ड्रॉबैक क्या होगा कि हमारे आसपास के सराउंडिंग की जो वीड्स है वो अगली बार हमारे फील्ड के बीच में भी पहुंच जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, क्रॉप को उतना ही वाटर अवेलेबल करवाना है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप सुटेबल अमाउंट में क्या करते हैं, पानी अवेलेबल करवाते रहेंगे तो आपकी क्रॉप को कोई नुकसान नहीं होगा, और वीड्स को पानी इनफ अमाउंट में मिलेगा नहीं, तो उगने का जो उनका नंबर है, जो उनके जर्मिनेट होने का जो क्वांटिटी है वो अपने आप क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो 5 मेथड पढ़ चुके हैं। लास्ट वन इज सॉइल पीएच। देखिए फ्यू वीड्स हैं विच आर इजीली ग्रोन इन एसिडिक सॉइल। अगर आप उस सॉइल को अपन क्या करते हैं, कंट्रोल करें उस सॉइल की पीएच को। मान लीजिए कोई स्पेसिफिक वीड है जो एसिडिक सॉइल में ही जर्मिनेट होती है, एसिडिक सॉइल में जर्मिनेट होती है, तो अपने को उसको क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। तो उसमें जिप्सम वगैरह डाल करके अपन उसकी एल्कलिनिटी को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। अगर एसिड अगर ज्यादा नहीं होगा तो जो स्पेसिफिक में जो वीड की बात कर रहा हूं वो क्या नहीं होगा, ग्रो नहीं करेगा। अगर ग्रो नहीं करेगा तो आपको क्या हो गया, इजी हो गया आपके लिए, आप उसको क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो ये 6 मेथड पढ़े, आपको उसकी इंफॉर्मेशन थी रेशियल की, तो आपने उसको क्या कर लिया, चेंज करके देख लिया। पहला मेथड मैंने अपने एग्रीकल्चर में सुधार लिया कि मैं अपनी जो क्रॉप की जो रेसेस हैं, कुल के बारे में जो जानकारी है वो उनका ध्यान रखूंगा। दूसरी मैंने उसकी डेट और रेट है, उन मेथड्स में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है जिससे मेरी फसल भी अच्छी होगी। नॉर्मल सी बात है, अगर मैं टाइम पे उगाऊंगा और ध्यान रखूंगा मैं सीड्स का, तो नंबर ऑफ प्लांट्स भी बराबर ग्रो होंगे। ग्रेजिंग करवा दूंगा तो मेरे एनिमल्स को क्या मिल जाएगा, फोडर मिल जाएगा पहली चीज, और वीड्स कंट्रोल हो जाएंगे, तो उससे भी मेरा प्रोडक्शन क्या हो गया, डबल। मुझे फोडर की भी क्वांटिटी कम चाहिए जो मेरे मेन क्रॉप का था, उससे भी सेल करके प्रॉफिट करवा सकता हूँ। क्रॉप रोटेशन से मल्टीपल बेनिफिट्स अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन जो मैं आज जो अपना जो टारगेट था वो क्या था, वीड्स को कंट्रोल करना। तो अगर वीड्स कंट्रोल हो रही है तो इससे ज्यादा बढ़िया फायदा मुझे तो नहीं लगता कि कोई है। आपको केमिकल वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं तो आपका तो प्रॉफिट ही है, और क्रॉप रोटेशन से आपके जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, मेंटेन हो जाएंगे। नेक्स्ट था सॉइल वाटर रिलेशन। जमीन से ज्यादा पानी निकालना नहीं पड़ेगा, कैनाल से ज्यादा पानी लाना नहीं पड़ेगा, मेहनत भी कम करनी पड़ेगी, और वीड्स भी नहीं उगेंगे अगर आप इनफ क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है, और सॉइल की पीएच का ध्यान रखना है। एसिडिक ज्यादा सॉइल है तो आपको बैलेंस करके रखनी है, बेसिक सॉइल है तो बैलेंस करके रखनी है। इससे क्या होंगे, जो स्पेसिफिक वीड्स हैं जो एसिडिक सॉइल में उगते हैं वो क्या नहीं होंगे, जर्मिनेट नहीं होंगे। दिस इज द मेथड व्हिच वी कैन इजीली अडॉप्ट बाय चेंजिंग आवर एग्रोनॉमिकल मेथड। एग्रीकल्चर जो हमारी प्रैक्टिसेस है, अगर हम उन्हें थोड़ा सा बदल लें, हमारे नियमों को थोड़ा सा बदल लें, बिल्कुल थोड़ा सा, उससे हमारी प्रॉफिट तो होना ही होना है और वीड्स भी नहीं हुएंगे। तो ये कुछ फायदे अपन ने देख लिए, बहुत इजी है, कोई ऐसा कोई बड़ा नहीं, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया हमने, हमारे सिर्फ प्रैक्टिस करने के तरीके में, काम तो सारे हैं, खेती वेती के जितने भी तरीके सारे, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं करते, ये चेंज करने से हो जाएगा। ये प्रिंसिपल को मैंने अडॉप्ट किया तो मुझे ये मेथड मिल गया था और मैंने इसको अप्लाई कर दिया फिर उसके बाद में, तो ये प्रिंसिपल मेरा यहाँ काम करेगा। उसके बाद में भी एक मेथड, 2-3 मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे अपन वीड्स को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये करेंगे अपन कौन सी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। चलिए बाय।